हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से हम इस चैनल पर न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की हर लाइन को समझेंगे, उसमें जो भी टिपिकल पॉइंट रहेंगे एनसीईआरटी के वो हाईलाइट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको बताते चलूँगी। ये बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी रहेगा और नीट के लिए भी, क्योंकि इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइन से पूछे जा सकते हैं चैप्टर्स के बीच में से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एमसीक्यू के लिए, नीट के लिए तो आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम क्लास 12 के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आपको एक सजेशन है कि आप पेन और एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठें, ताकि मैं जो भी आपको बताऊँ वो आप राइट डाउन कर पाएँ वहीं पे, ताकि आपको दोबारा फिर उसको वो करना पढ़ना ना पड़े। तो अगर आप ऐसे ही बैठेंगे तो आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अपना एनसीईआरटी की बुक और एक पेन लेके बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Human beings have had an intimate relation with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? What does it refers to? अभी तक मैंने जितनी भी लाइंस वहाँ से यहाँ तक की रीड आउट की, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था और ना ही कभी भी इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels. यहाँ पर ये जो लाइन आप में लिखी हुई है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो मेरे पास मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ कंसिडर्ड एज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स, और तो उसमें आप आंसर लिखेंगे फ्लावर्स। और साइट पूछी जा सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल कौन से हैं, और दूसरा साइट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड द वेरियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर. Figure 1.1 that is given here will help you recall the parts of a typical flower. Can you name the 2 parts in a flower in which the 2 most important unit of sexual reproduction develop? तो ये जो यहाँ पर यूनिट पूछी गई है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये यहाँ पे यूनिट क्या है? पहला है एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, और दूसरा मेरे पास क्या है? ओवरी। तो यहाँ पे जो यूनिट्स पूछी गई हैं उसमें मेरे पास इसमें यूनिट्स जो हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे एंथर है और क्या है मेरे पास? ओवरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ से अभी तक 3 चीज़ें पूछी जा सकती थी। पहला, फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हैं। दूसरा, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और तीसरा जो यूनिट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो डेवलप कहाँ पे होती हैं। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स डेवलप होता है और ओवरी से क्या डेवलप होता है? ओव्यूल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में आपको तीन पार्ट में ये चैप्टर चलेगा। पहला पार्ट में आपको ये पढ़ना है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज़ें थी। दूसरे पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। और तीसरे में आप पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं 3 चीज़ों पे चलता है, तो ये भी आप क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस. Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral प्राइमोडियम। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। यहाँ से आपको assertion रीज़न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको, इतनी लाइंस आपको डायरेक्टली लर्न रखनी है
कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो वही लेड करते हैं डिफरेंशिएशन को, उसी से फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लावर्स का, ठीक है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस में ही मेरे पास क्या होता है, उसी के पास फ्लोरल बर्ड्स होती हैं, और उन्हीं फ्लोरल बर्ड्स से मेरे पास क्या बनता है, फ्लावर्स बनते हैं। तो ये तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा से आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछी गई है कई बार पेपर्स में, ठीक है। इन द फ्लावर in the flower, the male and female reproductive structures, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, तो वो क्या है, एंड्रोशियम है। और अगर आपसे पूछा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, गाइनोशियम है, ठीक है। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। तो जो स्टेमन होता है उसके वो स्टेमन्स का ग्रुप मिला के क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, और जो गाइनोशियम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक का आपको आई होप सब कुछ क्लियर हुआ हो। अभी तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, अब इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है दैट इज स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम pollen ring, ठीक है। Figure 1.2 shows the two part of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the एंथर, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, देखो स्टेमन क्या है, मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टेमन है वो मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। अब स्टेमन के दो पार्ट हैं, दैट इज फिलामेंट एंड द एंथर, ठीक है। तो अब एंथर और फिलामेंट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि जो मेरे पास ये प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, वो किससे अटैच रहता है, थैलेमस से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट एंड एंथर, और जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से या फिर पेटल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीच में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये तो आपने 11th क्लास में ही देखा होगा, ये वाला एग्जाम्पल साल्विनिया का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था। तो ये तो आपको डायरेक्टली मतलब ये एक फैक्ट है कि आपको याद रखना है कि नंबर और लेंथ जो होती है स्टेमन्स की वो वेरिएबल होती है फ्लावर्स की डिफरेंट स्पीशीज में, ठीक है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। अब देखिए, अब यहाँ से मेरे पास क्या बन सकता है, assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, वो देखिए अब जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम अ प्लांट फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑन स्लाइड वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन साइज इन नेचर। अभी ऊपर वाली लाइन में हमारे पास यहाँ पे जो लाइन थी उसमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला है, एक सेकेंड, ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे क्या कंक्लूजन किया हुआ है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अगर इसको उसने असर्शन बोला, ठीक है, ये असर्शन बोला है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स, यहाँ तक अगर उसने असर्शन बोला तो वो रीज़न क्या बोलेगा, ये हमें कैसे पता चला, जब उसको हमने किस पे अरेंज किया, जब हमने उसको अरेंज किया ऑन द स्लाइड्स, ठीक है। तो जब हम जो स्टेमन्स हैं उनको स्लाइड्स पे अरेंज करते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो उनकी लेंथ है वो डिफ़र कर रही है डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो यहाँ से असर्शन ये लिखेगा और रीज़न यहाँ पे देगा अरेंज देम ऑन अ स्लाइड। तो आपको समझ में, इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये बहुत टिपिकल लाइन है। यहाँ पे आपको मोस्टली अभी नोट्स में आपके आई थिंक नहीं होगी, तो अगर नहीं होगी तो आप प्लीज़ इसको ऐड करिएगा कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range and shape and attachment of anthers in different flowers। ठीक है। A typical angiosperm, angiosperm means क्या होता है, आप angiosperm का मतलब समझते हो ना, angiosperm means होता है जो फ्लावर बियर करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका दैट इज देयर डाइथिकस। आप समझ रहे हो कि चैप्टर किस सेंस में चल रहा है। अभी देखो प्री फर्टिलाइजेशन है ना, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो मेल और फीमेल का मिलना। तो अभी यहाँ पे मेल और फीमेल को प्री फर्टिलाइजेशन में एक्सप्लेनेशन दे रहा है।
स्टेमन उसने पकड़ा तो स्टेमन में फिलामेंट और एंथर की बात की। तो आपको जब चैप्टर पढ़ना है ना तो ऐसे ही आपको इसको रिवाइज रखना है। जैसे स्टेमन की बात की तो स्टेमन में फिलामेंट के बारे में ऊपर यहाँ वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो जो स्टेमन के बारे में है वो आपको इतनी इसमें एक्सप्लेन मारा है कि फिलामेंट है, प्रॉक्सिमल एंड पे यहाँ पे है, नंबर और लेंथ वेरी करता है, ये आपको यहाँ पे फिलामेंट के बारे में बताया। अब यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहा है दैट इज वो बता रहा है आपको एंथर के बारे में, मतलब यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन किसकी दी, स्टेमन की दी। ठीक है, तो ऐसे आपको चैप्टर को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है ना कि आपको एंड में लगेगा कि कितना कुछ इसमें था, तो वो आपको ना लगे, इस वजह से मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप ऐसे तोड़ तोड़ के चैप्टर पढ़ो। ठीक है, तो इसमें जैसे हाँ, तो कहाँ पे थे हम, हाँ, तो ये एंथर जो है वो आपको समझ में आया कि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पास उसका स्टीमन का। तो एंथर के बारे में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको। एंथर के बारे में ये सारी चीज़ें हमेशा से ध्यान रखनी है कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, ये डाइथीकस होता है, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब इस लाइन से क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा जो एंथर है उसमें थीका सेपरेट होती है किसके थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रूव के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे किस ग्रुप के थ्रू वो डिवाइड हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के थ्रू। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, जो ट्रांसफर सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे ट्रांसफर्स सेक्शन बना हुआ है ये वाला, इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द बाइलूब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे मतलब आप एक चीज को अगर देखो कोई भी चीज की अगर एक आप साइड देख रहे हो तो उस तरफ से कुछ और लगेगी। अब जैसे है, आपने किसी भी चीज को कट किया, आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो सर्कल नजर आएगा या फिर वो कुछ भी, मतलब वो आप देखो कि हर चीज का नजरिया अलग होता है। तो वही वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप ट्रांसफर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एंथर के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहला कि ये बाइलोब्ड है, दूसरा कि ये डाइथीकस है, तीसरी बात कि जो मेरे पास डाइथीकस है जब सेपरेट हुआ तो होगा, कोई भी चीज दो में डिवाइड तभी तो होगी जब उसमें सेपरेशन आया होगा। तो ये जो सेपरेशन आ रहा है वो किस साइड से आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथी बात कि ये टेट्रागोनल है। क्यों टेट्रागोनल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। आपको सब समझ में आ रहा है आई होप, जो नहीं आएगा आप प्लीज कमेंट में एक बार पूछ लेना। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है लोकेटेड द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे ये हमारे पास एंथर है, ठीक है, तो हमने इस एंथर का क्या किया, हमने इस एंथर में 4 सेक्शन कट किए हैं। ठीक है, 4 सेक्शन में कट हुआ है। तो वही वो बोल रहा है कि लोकेटेड द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये क्या है, डाइथीकस कंडीशन है। और यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसने किसके बारे में बनाई, एंथर के बारे में। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंथर के ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The microsporangium develop further and become pollen sacs. अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वही आगे जाके क्या बना रहा है, वही आगे जाके बना रहा है मेरे पास पोलन सैक। आपको ये बात अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो जो मेगा स्पोरेंजियम है ना, जो मेघा है, मेघा, जो मेगा स्पोरेंजियम आप आगे अभी पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे माइक्रो है वैसे आगे मेगा है। तो मेगा स्पोरेंजियम जो है ना उसी को हम ओव्यूल बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ है ओव्यूल के, इधर आप एनसीईआरटी में आगे देखोगे, मैं दिखाई दे अभी आगे चल के ही बता दूंगी। तो मेगा स्पोरेंजियम को ही डायरेक्टली वहाँ पे ओव्यूल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर लाइन में क्या लिखा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप होता है वो पोलन सैक बनाता है, फिर हमारे पास पोलन रिंग बनता है। डायरेक्टली नहीं लिखा है कि माइक्रो स्पोरेंजियम को हम पोलन रिंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन रिंग। तो यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी ये किस उस फॉर्म में है, यहाँ पे भी वो किस फॉर्म में है, लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव के ही फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे भी वो किस फॉर्म में है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के ही फॉर्म में है।
तो लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट भी हुए और लॉन्गिट्यूडनली लेंथ ऑफ एंथर में पैक्ड भी हुए हैं, ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, देखो जब आप वहाँ पे देख रहे थे तो वहाँ पर मेरे पास ओवरऑल क्या बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बोला है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम एक सर्कुलर आउटलाइन पे देखेंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो आपको नोट्स और पेन पेपर लेने का यही मेरा कहने का मतलब था कि जैसे मैंने आपको ये लाइन बताई ना कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम को ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम क्या कह रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, टेट्रागोनल है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में ही मेरे पास टेट्रागोनल है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में मेरे पास ये टेट्रागोनल है और आउटलाइन पे ये सर्कुलर है। तो आपको ये तुरंत लिख लेना है क्योंकि बहुत मतलब अंदर से पढ़ के निकालने वाला पॉइंट है, इस वजह से मैं आपको इस पे फोकस दे रही हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड द टैपेटम। तो यहाँ पर एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम की क्या बना रहा है, लेयर्स बता रहा है कि जो मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथीशियम, फिर होती है मिडिल लेयर एंड देन द टैपेटम, ठीक है। तो सबसे पहले एंथर के बारे में बताया, फिलामेंट के बारे में बताया, फिर एंथर के बारे में बताया। अब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम थी तो अब माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप जब रिवाइज करोगे टॉपिक ने तो आपको इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, ठीक है। तो सराउंडेड फॉर 4 वॉल लेयर्स। अब इसके आगे outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। आपसे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका है डिहिसेंस ऑफ एंथर और प्रोटेक्शन में किसका फंक्शन है। तो आपको 3 एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर लिखना है। आपसे पूछेगा टैपेटम का फंक्शन क्या है डिहिसेंस में, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है। अब इनर मोस्ट लेयर किसको बोला है, यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर उसने बोला है किसको, टैपेटम को। और यही जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो टैपेटम के बारे में इट जो लिखा हुआ है, इट कौन है, यहाँ पे टैपेटम है। तो टैपेटम क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन जीन को। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस 10 साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली टैपेटम के बारे में, टैपेटम एकदम हॉटस्पॉट टॉपिक है, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं लेयर्स वाला, ये हॉटस्पॉट टॉपिक है। आपसे ज़रूर प्री बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नीट में तो डायरेक्टली यही जो डिहिसेंस वाला आपको बताया और जो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टैपेटम की वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि नहीं है, ये सब ऐसे पूछता है, ठीक है। तो टैपेटम के बारे में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली ध्यान रखें कि नरिशमेंट जो है वो कौन दे रहा है, टैपेटम पर दिला रहा है। डेंस साइटोप्लाज्म किसका है, टैपेटम का है। मोर देन 1 न्यूक्लियस है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। और इनर मोस्ट है। ये 4 चीज़ें आपको किसमें ध्यान रखनी है, टैपेटम में। तो आप डायरेक्टली 4 पॉइंट यहाँ पे लिख लो। नंबर 1 पॉइंट इनर मोस्ट है, दूसरा नरिशमेंट दे रहा है, तीसरा डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन 1 न्यूक्लियस है, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। अगर 2 बार ही होगा डिविजन तो बाइन्यूक्लिएटेड बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि ये बाइन्यूक्लिएटेड है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुए, तो न्यूक्लियस साथ में रह गए। तो न्यूक्लियस साथ में रह गए तभी तो बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस जगह पे ये आपसे पूछा जा सकता है, किसमें, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे इसका रीज़न क्या लिखोगे कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में। अब आगे चले। हाँ, तो व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू अरेंज्ड occupies the center of each microsporangium। देखो जब एंथर यंग होता है, पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं वो क्या रखना है, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस, होमोजेनस मतलब सेम टाइप, ठीक है, सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। वो ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जब एंथर जो होता है, एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो जब एंथर यंग होता है मतलब वो अभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अभी डेhiscence की स्टेज पे नहीं गया है, उस टाइम पे क्या होता है, एक होमोजेनस मास बनता है सेल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। और वो कहाँ पे रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। तो ये जैसे आप मान लो, आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एंथर है, इसमें मेरे पास 4 डिवीजन है, और यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये जो सेंटर पे है, इसी सेंटर पे मेरे पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। और ये कैसी टिश्यू है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और होमोजेनस है, मतलब सारे टिश्यू जो है वो सेम है। जैसे यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे भी येलो येलो येलो, मतलब सेम चीज़ें हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है और किसमें होता है। अभी देखना, आप आगे जाओगे ना, वहाँ पे और चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। डायरेक्टली अगर पूछ ले स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे मिला था, एंथर में या ओवरी में, तब आपको वहाँ पे कंफ्यूजन आएगी। तो अभी से याद करते चलो कि स्पोरोजेनस टिश्यू मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, एंथर में मिल रहा है। एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहाँ पे है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अभी तक हमने पूरा वो मतलब ट्रेलर सेट किया है, अब पिक्चर रिलीज होगी, और वो पिक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, या हम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल बोल दो आप, या आप पॉलन पीएमसी बोल दो, या तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मेरे पास होती है क्या, मियोसिस, इसमें होती है मियोसिस, और यहाँ से इसमें मियोसिस होगी, और यहाँ से बनेंगे क्या, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन। ध्यान रखने वाली बात क्या है, मियोटिक है। ठीक है, मियोटिक, मियोसिस। ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए टेट्राड क्यों, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो एक पीएमसी से, दैट इज पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पूछेगा व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, अब टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी, दिमाग लगाओ इसको। आप देखो, जो मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दैट इज पीएमसी जो है, वो मेरे पास क्या है, 2n है। उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। जब भी मियोसिस होता है ना, तो जो भी उसकी प्लॉइडी है वो चेंज होती है। माइटोटिक डिवीजन जब होता है, दैट इज MITOTIC, माइटोटिक जब होता है, तो उसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर 2n है तो 2n ही बनेगा, n है तो n ही बनेगा। लेकिन जब मियोसिस होता है तो प्लॉइडी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, प्लॉइडी चेंज होगी, और यहाँ पे n बनेगा, दैट इज टेट्राड। तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या होगी टेट्राड की, दैट इज हेप्लॉइड, क्योंकि ये क्या था, डिप्लॉइड था। यहाँ तक आई होप सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक। अब यहाँ पे ये क्या है, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको मार्क करना, 4 स्टार मान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बोर्ड्स में डायरेक्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पता है क्या पूछेंगे, आपको ये आपको ये डायग्राम बनाएंगे, इसको लेबल करेंगे, इसको ए लेबल कर देंगे, और बोलेंगे जो स्ट्रक्चर ए है उसका नेम द स्ट्रक्चर, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट, ऐसे बोलेंगे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर टैपेटम थी, तो ये टैपेटम है, तो टैपेटम के तब तो आप करेक्टर लिखोगे। आप इतना अपने दिमाग में रखो, पेपर जो भी आएगा, मतलब बोर्ड का हो चाहे नीट का हो, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। आउट ऑफ जा सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आउट ऑफ नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो 60% 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहेंगे, मतलब 95% आप मानो एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्टली पेपर रहता है, लेकिन फिर भी जो स्कोरिंग में वो होता है, स्कोर गिरते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं देता है। आप टैपेटम पे क्वेश्चन बनेगा, सबको पता है इस चैप्टर में टैपेटम से क्वेश्चन बनेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करने को आएगी, पॉलिनेशन एक्सप्लेन करने को आएगी। तो उसी क्वेश्चन को पूछने का वो लोग बस लैंग्वेज चेंज करते हैं, जिस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम आंसर राइट नहीं कर पाते। आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे अगर आपने डायग्राम्स मिस किए बायोलॉजी के, लाइंस मिस की बायोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब
वो बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ यही आपके लिए है बायोलॉजी पेपर के लिए। तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो डायग्राम्स है बायोलॉजी को उसको तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रहे हैं इस वजह से। 2023-4 का अगर आप बायोलॉजी का पेपर देखोगे तो आई थिंक 8, 9, 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली डायग्राम था, और उस पर आप समझो और उस पर आप करो, ऐसा था। ठीक है, तो आप डायग्राम देखते चलना। तो ये टैपेटम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये वाला, ये मिडिल लेयर है, 1 2 3 होती है। ठीक है, 1 2 3 इसको लेयर्स में होती है। एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, ये तीनों जो है वो प्रोटेक्शन में काम कर रही हैं, और ये जो है वो मेरे पास नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना। ये देखो, इस पोरोजनस टिश्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे टैपेटम बताया, ये कनेक्टिव है, मतलब यहाँ का जो पार्ट है इसी को यहाँ पे इनलार्ज करके बताया है। ठीक है, लेकिन इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना कि पॉलन मदर सेल दिखा रहा है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो मेरे पास ईच सेल, देखो अंडरलाइन क्या करना है यहाँ पे, ईच सेल, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है होमोजेनस टिश्यू है, ये हमें पता था, और स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल किसके लिए कैपेबल है, कैपेबल है टू गिव द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसका कुछ डिफरेंस आएगा वो मेगा स्पोरोजेनेसिस में, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पर हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का कैपेबल किसको है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को गिव करने के लिए। टेट्राड मीन्स 4। ठीक है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर के पास पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है कि अगर पॉलन मदर सेल में मियोसिस होती है और वहाँ से माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो 4 के उस पर अरेंज होते हैं, इस वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ऐसे एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जब एंथर यंग था तब उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू थी, जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट कर रहा है, मतलब अब वो बिखरने वाला है, उस टाइम ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं और ईच अदर और डेवलप किस में होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में। तो जो मेरे पास माइक्रोस्पोर है वो आगे जाके किस में डेवलप हो रहे हैं, pollen grains में। ठीक है, inside each microsporangium several thousand of microspore और pollen grains are formed that are released with the adhesions of anther। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं और pollen grains फॉर्म होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं जब मेरे पास क्या होता है, adhesions of anther होता है। तो एंथर के adhesions के टाइम पे कौन सा फिनोमेना टेक्स प्लेस कर रहा है, जो माइक्रोस्पोर का रिलीज है वो हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाना चाहे तो यहाँ से भी बना देगा एमसीक्यू का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख दे, अगर क्वेश्चन बनाए what happens with the adhesions of anther, और अगर क्वेश्चन दिया जाए कि माइक्रोस्पोर और pollen grains are released, fertilization takes place, ऑप्शन ए ये pollen grains are, microspores are released, option 2 fertilization takes place, option 3 microsporangium formed, option 4 both B and C। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसी लाइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है जो मतलब थोड़ी टिपिकल टाइप की रहती है। आप 3-4 बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इस लाइन से कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर मार्क करते चलना है कि यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक का स्टडी कर लिया है। कहाँ तक हमने समझा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्टेमन से, स्टेमन से हमने फिलामेंट को पढ़ा, दूसरे पैराग्राफ में हमने एंथर को जाना, एंथर से हमने फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर हम आ गए। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को जाना, फिर वहाँ से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, एंथर डिहाइड्रेट हो गया, मेच्योर हो गया, उससे मेरे पास कन्वर्जन आया पॉलन ग्रेन का। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। अब pollen grains के बारे में पढ़ते हैं। The pollen grain represents the male gametophyte। डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, What is male gametophyte? क्या है, pollen grain। ठीक है, इफ यू टच द ओपन, अगर अब क्वेश्चन है, अब जो pollen grain के में पूछेंगे ना उसमें ये नहीं लिखेगा, अगर pollen grain की हमने वो कोट के बारे में जानना है, उसकी कवरिंग के बारे में जानना है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि
एक्सप्लेन व्हाट इज पॉलिंड्रीन एंड एक्सप्लेन इट्स कवरिंग्स। वो क्या पूछेगा, टेल द नेम ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड एक्सप्लेन अबाउट इट, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारे आपको चीजें ध्यान रखनी है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड deposition of yellowish powdery pollen on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on the glass slide and observe. ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा हिबिस्कस का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिया जाता है क्योंकि उसके जो वो रहते हैं पॉलिनेंड्रेन्स वो बाहर ही दिखते हैं। जो पॉलिनेंड्रेन्स होते हैं वो चिपचिपे टाइप के होते हैं और आप कभी भी कोई भी फ्लावर्स छुओगे तो आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ उसने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। माइक्रोस्कोप में अगर देखते हो, you will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, colors, design seen on the pollen grains from different species, ठीक है। pollen grains are generally spherical। तो अब यहाँ पर pollen grains का अगर पूछता है, क्या पूछता है, कैसा होता है pollen grain। अभी तक हमने तीन चीजें देखी। माइक्रोस्पोरेंजियम ओवरऑल क्या था, टेट्राहेड्रल था। वैसे क्या था, सर्कुलर था। pollen grain कैसा शेप है, स्फेरिकल है। ये सारी चीजें आपको अलग से नोट पॉइंट बना के, जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो इन्हीं चीज पॉइंट पॉइंट के होते हैं। तो आप इसको जरूर लिखो कि पॉलन ग्रेन क्या है, स्फेरिकल है। माइक्रोस्पोरेंजियम ओवरऑल टेट्राहेड्रल हमने पढ़ा था, और हमने जब माइक्रोस्पोरेंजियम को आउटलाइन पे देखा तो सर्कुलर देखा था, ठीक है। Measuring about the 24 to 50 micrometers in diameter, it has a prominent two-layered wall. दो layered की इसकी wall होती है। The hard outer wall is exine that is made up of sporopollenin. Hot spot topic sporopollenin के बारे में पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। पेपर नहीं बनता इसके अलावा, ठीक है। इसको अगर नहीं पूछा तो पेपर ही नहीं बना पाते एग्जामिनर, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि pollen grain मील गैमेटोफाइट है। pollen grain की जो दो लेयर्स होती हैं उसमें जो हार्ड आउटर लेयर है उसको कहते हैं एक्साइन, जो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। जो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। हाई टेम्परेचर देख लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता है, एल्कली लेता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फॉर नॉन। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे, ठीक है। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. अब यहाँ पे पूछ सकते हैं sporopollenin absent कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे absent होती है, germ pores में। और ये क्या होता है, pollen grain की exine पे। अभी आगे exine entine भी आएगी। जहाँ एक्साइन होती है वहाँ पे प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जर्म पोर, और उस जगह पे स्पोरोपोलिनिन क्या होती है मेरे पास, एब्सेंट होती है, ठीक है। pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। तो स्पोरोपोलिन के बारे में आप समझ सकते हो कितना कुछ दिया हुआ है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। दूसरी बात, ये स्फेरिकल शेप का है। तीसरी बात कि इसमें दो लेयर्स हैं। हार्ड आउटर लेयर जो है वो एक्साइन की है। एक्साइन के बारे में याद रखना है, वो स्पोरोपोलिन की बनी है। स्पोरोपोलिन के बारे में याद रखना है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली सबको विथस्टैंड कर जाएगा। एक्साइन कहाँ पे, स्पोरोपोलिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जर्म पोर के पास प्रेजेंट नहीं है। हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज अ फॉसिल। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। डायरेक्ट सी बोर्ड क्वेश्चन हैं, व्हाई द पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। आप जरूर यहाँ पर राइट करो अपना क्वेश्चन जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, ठीक है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। जो मेरे पास एक्साइन है उसमें क्या है, फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन है, मतलब सिंपल नहीं होती है, इसमें एरा और डिजाइन होती हैं। अगर अब मान लो अगर स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वहां पर अगर लिखा रहेगा एक्साइन की जगह एंटाइन, तो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये सारी चीजें जो आपको है ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या है, एक्साइन जो है वो एग्जिबिट करती है फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न्स और डिजाइन, ठीक है। What do you think the exam should be hard? What is the function of germ pore? अब ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं, जो आप फिर चैप्टर अभी पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द pollen grain is called the intine। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, यहाँ पे जैसे हार्ड आउटर वॉल कौन सी है, एक्साइन है, और इनर वॉल क्या है pollen grain की, इंटाइन है। तो यहाँ पे क्या है, इंटाइन है, इंटाइन है, ठीक है। ये कैसी होती है, थिन एंड कंटिन्यूअस होती है। तो इंटाइन और एक्साइन में डिफरेंस देख लो। ये क्या होती है, वो क्या होती है, हार्ड होती है, आउटर होती है। इंटाइन जो है वो इनर होती है, थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन किससे बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी है। एक्साइन किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डायरेक्टली एक मतलब सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसको स्टेटमेंट में बना सकते हैं
कि जो मेरे पास पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो सबको पता होता है कि सेल में साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, लेकिन जब पेपर में रहते हैं, जब स्ट्रेस रहता है, तो हम लोग को इतने छोटे पॉइंट भी ध्यान नहीं आते हैं, तो इसको एक बैक ऑफ द माइंड आप ध्यान रखो, ठीक है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अभी हमने पॉलन ग्रेन के बारे में क्या समझा, मेल गैमेटोफाइट है, दो लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन इंटाइन के बारे में आप डिफरेंस लिख लोगे। पहला, एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है, इंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज की बनी है। जो मेरे पास एक्साइन है वो मेरे पास हार्ड है, ये मेरे पास थिन है, कंटिन्यूअस है और इनर है। बस ये दो डिफरेंस इसमें है मेजरली, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में ही बता रहा है क्या, कि पॉलन ग्रेन में जो है मेरे पास दो तरह के सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं। क्या, कौन से, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है बिगर होता है, एविडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं, लार्जली इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये 3 पॉइंट किसके, वेजिटेटिव के हैं। अब जस्ट यही सेम तीन पॉइंट्स किसमें बताएगा, जनरेटिव में बताएगा। अब यहाँ पे जैसे बिगर है तो यहाँ पे ये स्मॉल है, वो फूड रिजर्व कर रहा था, एविडेंट फूड रिजर्व, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसका स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो स्पिंडल शेप न्यूक्लियस किसका है, जनरेटिव सेल का है। लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस किसका है, वेजिटेटिव सेल का है, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियस ये ऐसे ध्यान रखने हैं। समझ में आ रहा है आपको? आई होप सब कुछ अभी तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल कंडीशन। टू सेल कंडीशन में मेरे पास क्या है, 60% में शेडिंग हो जाती है। इन द रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली। दैट, इसमें यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, जो पॉलन ग्रेन होता है ना, तो वो दो सेल्ड कंडीशन है। यहाँ पे लिखा ना कि ये जो है वो टू सेल्ड कंडीशन है। टू सेल कंडीशन मतलब जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बने रहते हैं उसी टाइम पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाता है। रिमेनिंग स्पीशीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो 40% है, 40% जो बचे हैं, उन 40% में क्या होता है, जो मेरे पास जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, दैट इज थ्री शेल्ड कंडीशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरे पास पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो मेरे पास पॉलन ग्रेन है दैट इज पीजी, हम डायरेक्टली लिखते हैं। पॉलन ग्रेन है, इसके बारे में हमको ध्यान क्या रखना है, पहला कि मेल गैमेटोफाइट है, जो आप ध्यान रखोगे। इसमें दो तरह के मेरे पास सेल्स आते हैं, वेजिटेटिव सेल और दूसरा आता है मेरे पास जनरेटिव सेल, ठीक है। जो मेरे पास वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल रहता है, यही दो जब सेल रहते हैं उसी टाइम पे जब मेरे पास पॉलन ग्रेन्स हट जाते हैं, वो किस में होता है, 60% में होता है। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल में ही काम हो जाता है एंजियोस्पर्म का। लेकिन जो मेरे पास बचे हुए क्या है, 40% है, उसमें क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, दैट इज माइटोसिस होता है, इसमें माइटोसिस होता है। और ये जो माइटोसिस होता है उससे मेरे पास क्या बनते हैं, टू मेल गैमीट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 60% में मेरे पास जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में ही वो हो जाता है, पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन 40% में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू टू मेल गैमीट में, तो वो थ्री सेल्ड कंडीशन में काम होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हाँ, तो हम यहाँ तक समझ लिए थे वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ तक कहाँ तक हो गया था, हाँ, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन में होता है, और रिमेनिंग जो 40% था उसमें डिवाइड माइटोटिकली और टू मेल गैमीट बनाता है, ठीक है। अब क्या आता है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज। पॉलन ग्रेन्स के बारे में कितना कंटेंट है, अभी आप सोचोगे बहुत लग रहा होगा, लेकिन क्या चीज़ थी, दो ही चीज़, पॉलन ग्रेन की वॉल पढ़ लेनी है, पॉलन ग्रेन के सेल पढ़ लेने हैं, हो गए, उतनी ही बातें सारी की गई हैं। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में और कुछ कुछ बताया जा रहा है। पॉलन ग्रेन मैनी स्पीशीज सीवियर एलर्जीज, ब्रोंकल एफिलिएशन करवाते हैं, लीडिंग टू अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इट मे बी। अब यहाँ पे क्या डायरेक्टली क्वेश्चन रटना है, कुछ नहीं इसमें, समझने वाला कुछ नहीं है। कौन करवाता है मेरे पास पॉलन एलर्जी, पार्थेनियम या कैरेक्टास, और ये कैसे आए थे, कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड व्हीट। इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड व्हीट है, राइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने ही वर्ड में चेंज करके
आपके -5 हो जाएंगे जो आप +4 समझ रहे हो, ठीक है। तो याद रखना है कि पार्थेनियम और कैरेक्टर्स इंडिया में कैसे आए थे, कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट नॉट राइस, हैज बिकम यूबिक्विटस इन अक्रेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी कौन करवाता है, पार्थेनियम और कैरेक्टर्स करवाता है। होता क्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ये सब होने लगता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो किसी फ्लावर के गार्डन में, आपको छींक आने लग रही है, तो वो क्या हो रहा है, वही आपको पॉलन एलर्जी हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन किस में रिच है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है। इट हैज बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। किसको यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, पॉलन टैबलेट्स को। कहाँ पर यूज करते हैं, मेनली इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ये आप जो टेस्ट सीरीज देंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रीन किस में रिच है और कौन उसे यूज़ करता है। एक्सट्रीमली एथलीट्स और रेस हॉर्सेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose visibility if they have to bring about fertilization. देखो, अब 60% में क्या हुआ, pollen grains shed हो गए, 40% में क्या हुआ, 3 cell स्टेज पे शेड हुए। अब यहाँ पे शेड होने की बात क्या बोल रहा है, when once they are shed, जब वो एक बार गिर जाते हैं, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. देखो, कोई भी पॉलन ट्रेन है ना, कोई भी इंसान है, पॉलन ट्रेन ही नहीं, कोई भी अगर है, तो वो एक टाइम तक आपका वेट कर सकता है, एक टाइम तक वो आपके लिए एफर्ट कर सकता है, उसके बाद वो एफर्ट नहीं करेगा, यही रियलिटी भी है। तो वही यहाँ पे भी चल रहा है कि पॉलन ट्रेन भी एक टाइम पीरियड के लिए ही आप फर्टिलाइजेशन करवा सकता है स्टिग्मा पे। अगर उतने टाइम में वो स्टिग्मा के पास पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं पहुंच पाया तो फिर बस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एक वायबिलिटी पीरियड है, और ये वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज। उसी वायबिलिटी पीरियड के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा, ठीक है, बताया गया है, आपको नहीं पता है इसलिए बताया गया होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, आपको क्या लगता है कब तक पॉलन ग्रेन्स वायबिलिटी कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, सबके बारे में अलग अलग केस करके यहाँ पे समझ दिया गया है। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायलेबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ से डायरेक्टली आपको असर्शन रीजन बन जाएगा कि मेरे पास पॉलन ग्रेन असर्शन क्या बोलेगा, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायलेबल इज हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट, असर्शन, और रीजन क्या होगा, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। रीजन क्या है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन द 13 मिनट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखो, राइस और व्हीट में क्या होता है, 30 मिनट्स की पॉलन वायबिलिटी है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रूशियाई, लेग्यूमिनेसियाई एंड सोलिनेसियाई वायबिलिटी किसके लिए है, मंथ के लिए। यहाँ पे आपको पता है कौन एक फैमिली और डाल के, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज दो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, वरना वो टेस्ट ही नहीं बन सकता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर से टेस्ट है तो ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा वायबिलिटी पीरियड पे, व्हीट और राइस का, और ये 3 फैमिली का। इसमें चौथी फैमिली डाल के पूछेंगे, क्रूसीफरी मेनली डाल के पूछते हैं, तो पूछेंगे उसकी वायबिलिटी, किसकी वायबिलिटी मंथ में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखना है, RLS, ठीक है। You may have heard of storing semen sperms of many animals including humans for artificial insemination. आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में है कि लोग अपना सीमेन प्रिजर्व करके रख ले रहे हैं फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वैसे ही हम पॉलन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस पे। Such stored pollen can be used as pollen bags similar to seed banks in crop breeding programs, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ होता है। तो पॉलन ग्रेन वाले टॉपिक में आपको समझने वाली बात क्या थी, जो आपको ध्यान रखना है, आपको जब रिवीजन करना है तो आपको क्या अभी तक का जितना पढ़ाया उसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर में सबसे पहले मैंने स्टेमिन का था, तो उसमें मेरे पास एंथर आया और उसमें मेरे पास फिलामेंट आया। पहला पैराग्राफ में मैंने फिलामेंट पढ़ा कि उसकी नंबर कैसे वेरी करती है,
कैसे उसका प्रॉक्सिमल एंड को हम थैलेमस और पेटल कहते हैं, वो सारी बातें उसमें हमने पढ़ी। फिर एंथर में आए तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू सेपरेट हो रहा है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम आया, ठीक है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम आया। फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जब स्टार्ट हुआ तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पूरी बातें चली कि कैसे उसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, इसकी क्या है, 4 वॉल लेयर्स हैं। उसके बारे में मैंने पढ़ा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ठीक है। टैपेटम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि वो पूछा जाता है। उसके बाद जब माइक्रोस्पोरेंजिया हमें मिल गया था तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवाई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या था, 1 पीएमसी से हमने क्या कर दिया, 4 मेरे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिए, ठीक है। किसके थ्रू बना दिए, मियोसिस के थ्रू बना लिए। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ये मेरे पास 2n था, ये मेरे पास क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म हुआ उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया पढ़ना। उसके बाद हमने जो चीज़ पढ़ी है दैट इज पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ी है। पॉलन ग्रेन के बारे में हमने क्या समझा, इसकी 2 वॉल लेयर्स पढ़ी, दैट इज इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन में हमने स्पोरोपोलेनिन के बारे में, एक्साइन में हमने स्पोरोपोलेनिन के बारे में पढ़ा और इंटाइन में हमने कुछ नहीं, दोनों का कंपैरिजन देखा। इंटाइन में तो कुछ अलग कुछ नहीं था लेकिन एक्साइन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, उसको ध्यान से पढ़ना है, स्पोरोपोलेनिन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी, उसके बाद हमने 2 सेल देखे, इसमें 2 सेल है, दैट इज जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, दोनों में हमने कंपैरिजन देखा कि इसका न्यूक्लियस कैसा है, किसमें एविडेंट फूड रिजर्व्स हैं, किसका, ये हमने कंपेयर किया। उसके बाद हमने ये देखा कि 60% में ये 2 सेल्ड कंडीशन में हो रहा है पॉलिन ग्रेन का डिhiscence, और बाकी 40% में मेरे पास 3 सेल कंडीशन आ रही है। वहाँ पे हमने देखा जनरेटिव सेल कैसे माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट बनाता है और 3 सेल कंडीशन में वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, पॉलिन ग्रेन्स के ही अंदर 3 चीज़ें आती हैं पॉलिन ग्रेन्स में। पहला आता है पॉलन एलर्जी। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी, पॉलन एलर्जी, जिसमें पार्थेनियम और कैरेक्ट्रास के बारे में था, जिसको हम पार्थेनियम को ही हम कैरेक्ट्रास बोलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इम्पोर्टेड वीट हमें ध्यान रखना था। दूसरा जो हमने इसमें पढ़ा दैट इज पॉलन वायबिलिटी के बारे में देखा कि कैसे पॉलन वायबिलिटी डिपेंड करती है विद द स्पीशीज, और वो डिपेंड करती है किस पे, प्रिविलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, स्पीशीज में डिफरेंट होती है, सो सॉरी, ठीक है, और डिपेंड करती है प्रिविलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। उसके बाद लास्ट में हमने देखा पॉलन प्रिजर्वेशन, जो हम -196 डिग्री पे करते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम ये पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस ख़त्म करेंगे, फिर एक लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन्स ख़त्म करेंगे, और फिर शायद एक और लगेगा, तब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा क्योंकि लास्ट में एपोमिक्सिस वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो आराम से पढ़ो लेकिन हर चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करो। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, वो आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ध्यान रहे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो सब कुछ। जो भी आपके डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जो भी आपका फीडबैक हो वो आप ज़रूर देना, जो भी आप मेरी जो भी मिस्टेक्स हो रही हों, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने को। थैंक यू।